नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं ज्योति। बड़ी खबरों में पहली खबर आपको बताएंगे हरियाणा विधानसभा से जुड़ी हुई। लोकसभा के नतीजों से नाखुश बीजेपी ने अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी खबर अंबाला से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने अयोध्या के लिए श्रद्धालुओं की बस को रवाना किया है। तीसरी खबर गर्मी से जुड़ी हुई है, जहां पर प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। वहीं इसी बीच इंद्री में लोकसभा बिजली के ट्रांसफार्मरों के लिए भी कूलर और पंखों की जरूरत पड़ने लगी है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर गर्मी में पानी न मिलने से गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। पहली खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी ने आज प्रभारी और सह प्रभारी का, यानी चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी के नाम की घोषणा कर दी है। दूसरी खबर तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां पर अयोध्या के लिए एक तरीके से सीएम ने बस को रवाना कर दिया, हरी झंडी दिखाते हुए आज नजर आए। और तीसरी खबर जो है गर्मी के प्रकोप को लेकर के है, जहां पर ट्रांसफार्मर को भी अब गर्मी से राहत दिलाने के लिए पंखों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं चौथी खबर भी पानी को लेकर के है, जहां गर्मी के चलते पानी की किल्लत हो रही है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन अभियान शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चुनाव को लेकर के कमर कस ली है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी, जबकि बिप्लब देब को सह प्रभारी बनाया है। तो चुनाव के मद्देनजर, यानी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा अपडेट आया है, बड़ी खबर आई है। बीजेपी जो है लगातार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी खुश नहीं थी, जिसके बाद से अब वो एक्टिव होती नजर आ रही है विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि अक्टूबर महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने आज अपने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के नाम की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं बिप्लब देब, जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी 10वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओपी, तैयारियां शुरू हो गई है पार्टियों की, जैसा कि दिख रहा है। अब ऐसे में बीजेपी का चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा चुनाव में कितनी मदद देगा, या फिर कितनी एक्टिव बीजेपी नजर आ रही है? देखिए ज्योति, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसके में बीजेपी को 5 जो है सीटें मिली थी। और अब जो है वो बीजेपी में आगामी विधानसभा जो 15 सितंबर के बाद कभी भी हरियाणा में घोषित हो सकते हैं, उसको लेकर भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आज बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। जो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, वो हरियाणा के चुनावी प्रभारी होंगे। वहीं हरियाणा के जो जनरल प्रभारी बिप्लब देब हैं, उनको चुनावी का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हो, इन्होंने भी अपनी तैयारियां जो शुरू कर दी। इंडियन नेशनल लोकदल का जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है वो 17 तारीख से शुरू होगा। वहीं कांग्रेस का रविवार से शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम भी जल्द ही शुरू होने वाला है। फिलहाल जेजेपी की अगर बात करें तो उनकी कार्यकारिणी जो भंग की हुई है और उन कार्यकारिणियों के दोबारा गठन की प्रक्रिया जारी है। और उसके बाद विधिवत तौर पर वो भी जो है वो चुनाव की जो है वो ऐलान कर देंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की गई है, बड़े नाम है ये। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री एक बार फिर से, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के बिप्लब देब, इन लोगों को प्रभारी और सह प्रभारी बनाना क्या ज्यादा मदद देगा बीजेपी को, हरियाणा में मजबूती देगा? जो भी कुछ बीजेपी ने किया है और जो भी प्रभारी बनाए, कुछ सोच समझ कर ही जो है बनाया होगा। और अगर पहले बता दूं तो जो पूर्णिया होते थे, जो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको जो है वो हरियाणा का लोकसभा चुनाव प्रभारी जो है नियुक्त किया गया। उसके बाद इस बार चुनाव में उनकी जगह पे जो है धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया। वहीं हरियाणा के जो जनरल प्रभारी बिप्लब देब हैं, उनको जो है चुनाव का सह प्रभारी जो है वो बनाया गया। तो मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ सोचकर ही बीजेपी ने उनको जो ये पद
दिया होगा। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो ऐसे में बैठक का दौर भी है जो आप बता रहे हैं कि लगातार जारी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन भी इसमें किया जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन है इन पर वो उन गैपों पर जरूर बात होगी जो अक्सर चर्चा में आती है कांग्रेस के, क्योंकि कई बार ऐसा खबरें सामने आती है कि गुटबाजी हो रही है, कई बार खबरें आती हैं कि कार्यकर्ताओं में संतोष नहीं है। तो इस तरीके की चर्चा भी इन कार्यकर्ता सम्मेलनों में होने वाली है। देखिए ज्योति, अगर फिलहाल हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो गए और नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उदय भानु और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो जो है अपने जिला स्तरीय कार्यक्रमों का करें। लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर पैरेलल भी एक मुख्यमंत्री पद को लेकर जंग जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें या फिर बाकी उनकी किरण चौधरी या कुमारी शैलजा की बात करें तो ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ जंग खोले बैठे हैं। जो मुख्यमंत्री का जो पद है उसको लेकर एक सियासी बयानबाजी जो चल रही है और एक तरह से माना जाए तो इस वक्त हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस बाकी कांग्रेसी नेताओं के बीच में एक झगड़ा चल रहा है। लेकिन फिलहाल रविवार से जो है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई है। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं क्या परिणाम उनके आते हैं। निश्चित तौर पर ये तो आने वाले दिनों की बात है, क्या परिणाम निकल करके सामने आएगा। लेकिन वो भी यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि एजेंडे क्या क्या है इस बार चुनाव में पार्टियों के, खासकर क्योंकि जनता की जो है सो तो है उस पर तो वो मतदान करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले पार्टियां क्या अपना एजेंडा रख रही हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 बार से सत्ता में है। तो ऐसे में उनके क्या कुछ इस बार एजेंडे रहने वाले हैं, या फिर कांग्रेस की बात करें तो वो किन मुद्दों को इस बार प्रमुखता से उठाने वाली है? देखिए फिलहाल पार्टियों का कोई एजेंडा जो तय नहीं है, लेकिन फिलहाल जो सभी पार्टियां हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो लामबंद करने में लगी हुई है और जैसे ही कुछ होता है तो उसके बाद जो है पार्टी जो एजेंडा तैयार करेगी लोकसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या होगा। क्योंकि अभी तो विधानसभा का मॉनसून सत्र भी जो है वो अगस्त या जुलाई के आखिरी सप्ताह में होने की कहीं ना कहीं उम्मीद है। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा एजेंडे मुद्दे क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल सभी का जो मेन केंद्रित है वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ऊपर है, ताकि उनको लामबंद किया जा सके और चुनाव में अच्छे परिणाम आ सके। निश्चित तौर पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और अंबाला से सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्री योजना के अंतर्गत अयोध्या के लिए बस को रवाना कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने बस को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद से बस अयोध्या के लिए रवाना हुई। सभी श्रद्धालुओं को भगवान राम के दर्शन कराए जाएंगे और इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा की बधाइयां और शुभकामनाएं दी और साथ ही बधाई और शुभकामनाएं देते हुए वो नजर आए श्रद्धालुओं को। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान कहा कि अंबाला मां अंबा की नगरी है, वहां से श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। वे उनकी अच्छी यात्रा की कामना करते हैं, यानी मुख्यमंत्री। और इस यात्रा के लिए 42 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना किया गया है। श्रद्धालुओं ने भी सरकार की इस पहल को लेकर के खुशी जाहिर की है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस मां अंबा की भूमि, पवित्र भूमि से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए एक जत्थे को यहां से रवाना किया गया है। उसको झंडी दे करके भगवान श्री राम के भव्य दर्शन करने के लिए यहां से हमारे इस पवित्र भूमि अंबाला से एक जत्था गया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतने लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हम सबको मिला है, हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं जो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए हैं। उनकी यात्रा सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी परमपिता भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। ऐसा है, जब 1 हफ्ते पहले हमें फोन मिला कि भी आपका नाम सिलेक्ट हो गया है,
और आप यात्रा के लिए तैयार रहना, तो हमारे तो जैसे सपने थे साकार हो गए। रामलला के दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। तो हम ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे अपने पीएम साहब मेरे सारे मुल्कों को दे, ताकि हरों का अपना संस्कार मिले और हर एक को अपना बढ़िया मुख्यमंत्री और सीएम और पीएम मिले। कैसी योजना मानते हैं? हाँ सर, कैसी योजना मानते हैं? इसको बहुत अच्छी योजना मानते हैं सर। बुजुर्गों के लिए ये तो एक जो कर ही नहीं सकते थे, एक उनके लिए ये तो तीर्थ यात्रा बहुत बड़ी यात्रा मानते हैं। और जो वर्षों से सर, मेरा नाम पूनम शर्मा है और जो ये मुख्यमंत्री ने योजना चलाई है हमारे लिए तीर्थ यात्रा की, बहुत अच्छी चलाई है। और हमें युद्ध जी का, भगवान जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे को अपने दर्शनों के लिए हमारे को फ्री में निमंत्रण दिया है और हम बड़ी खुशी के साथ जा रहे हैं। कितने दिन की यात्रा और कितने लोगों के साथ? हमारी पूरी बस है जी, और यात्री मेरे को पता नहीं, 2-3 दिन जितने भी होंगे इसके बारे में नहीं मेरे को पता। जब भी भगवान जी के साथ जा रहे हैं, जब जैसे ले जा रहे हैं ऐसे हमें छोड़ जाएंगे। तो अम्बाला की ये तस्वीरें हैं, बस में आप लेखा देख रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत इन सभी श्रद्धालुओं को जो है रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जा रहा है। और आपने यात्रियों को भी सुना, यानी इन भक्तों को भी सुना, इन श्रद्धालुओं को भी सुना किस तरीके से खुश वो नजर आए। इस योजना के तहत उन्हें भगवान श्री राम के रामलला स्वरूप के दर्शन करने को मिलेंगे। और लगातार इस तरीके की योजनाएं जो है प्रदेश भर में चलाई जा रही है। और एक बार फिर से एक और जत्था श्रद्धालुओं का रवाना किया गया अयोध्या के लिए, और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद हरी झंडी दिखा करके श्रद्धालुओं की इस बस को रवाना कर रहे हैं। और जब श्रद्धालुओं के इस जत्थे को उन्होंने रवाना किया तो उसके बाद से जब मीडिया को संबोधित उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि ये अम्बाला की धरती यानी मां अम्बा की धरती है और यहाँ से श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और भी कई बातें उन्होंने इस दौरान कही, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें देखिए। यही वो बस है जिसमें जो है श्रद्धालुओं का पूरा जत्था अयोध्या जा रहा है और अयोध्या के लिए रवाना हुआ है, रामलला के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ है। और काफी खुश भी इस दौरान जो है श्रद्धालु नजर आए। और यही वो बस है देखिए जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलाई जा रही है और इसमें श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। और दिन भर गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम इंद्री में ट्रांसफार्मरों का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जब ट्रांसफार्मरों में लगे पंखे भी जवाब दे गए तो कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मरों पर पाइप लगा करके पानी मारना शुरू कर दिया। पूरे दिन में आपको बता दें 3-4 बार ट्रांसफार्मरों के रेडिएटर यानी कूलिंग सिस्टम और साइड एवं निचले हिस्सों पर पानी डाला गया है ताकि ट्रांसफार्मर ज्यादा हीट ना हो और ट्रांसफार्मरों का तापमान नियंत्रित रहे। लू के थपेड़ों और तेज गर्मी में खुद को झुलसकर जो है विभाग के कर्मचारी लोगों तक सही तरीके से बिजली सप्लाई के प्रयास में लगे हैं। इसके पहले एक ट्रांसफार्मर पर 6-6 पंखे लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इंद्री की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मरों को गर्मी के समय में, इतनी गर्मी क्योंकि भीषण पड़ रही है, नियंत्रित इनका तापमान रहे इसके लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। निचले हिस्सों में पानी छिड़का जा रहा है, अगल बगल और ऊपर के हिस्सों में जो है पंखों से हवा दी जा रही है ताकि ट्रांसफार्मर का जो तापमान है वो नियंत्रित रहे, क्योंकि 45 के पार लगभग पारा अभी भी चल रहा है। और ऐसे में क्योंकि बिजली के चलते ट्रांसफार्मर जो है ऑलरेडी इतने गर्म रहते, तो ऐसे में इनका तापमान नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों में बिजली की आपूर्ति सही तरीके से हो सके। और इंद्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि निचले हिस्से में पानी मारते हुए आपको कर्मचारी दिख जाएंगे ताकि ट्रांसफार्मर्स का जो तापमान है वो नियंत्रित रहे, लोगों तक बराबर बिजली का संचालन हो सके। क्योंकि इस गर्मी में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी चीज की होती है तो वो पानी और बिजली की ही होती है। तो ऐसे में इन ट्रांसफार्मर्स के तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लगातार और प्रॉपर तरीके से जो है बिजली की सप्लाई हो सके
तो इस तरीके के प्रयास करते हुए यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आपको दिख जाएंगे, जो ट्रांसफार्मर्स के तापमान को नियंत्रण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। पंखे लगे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इन पंखों से इन ट्रांसफार्मर्स को हवा दी जा रही है। बताया जा रहा है कि एक एक साइड में 6-6 पंखे लगाए गए, लेकिन जब तापमान नियंत्रित नहीं हो सका तो इस पानी के छिड़काव का विकल्प यहाँ पर अपनाया गया, जैसा कि आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, हर कोई गर्मी से परेशान है, तो ऐसे में बिजली प्रॉपर लोगों को मिलती रहे, इसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और इसी प्रयास के तहत आपको कर्मचारी दिख जाएंगे बिजली विभाग के, जो ट्रांसफार्मर्स के तापमान को नियंत्रित करते हुए दिख रहे हैं। और ये इंद्री की तस्वीरें हैं, जहां पर आप ट्रांसफार्मर्स देख सकते हैं और पंखे भी लगे देख सकते हैं, क्योंकि पंखे से इनको हवा इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि ज्यादा हीट हो जाते हैं। एक तो ट्रांसफार्मर में वैसे भी हीट रहती है बिजली के चलते, और दूसरा तापमान में क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है, तो इसके चलते नियंत्रण में तापमान रहे, ये ज्यादा सही रहता है। और इसी के प्रयास लगातार बिजली विभाग के कर्मचारी करते नजर आ रहे हैं। पंखों का प्रयोग किया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ पर काम करता हूँ बिजली बोर्ड में 132 kV सब स्टेशन में। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आजकल तापमान बढ़ रहा है जी, तो एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ मैं आम पब्लिक को कि हम बिजली वाले खास तौर पे जो टेक्निकल जो स्टाफ है, हर वो भरकस प्रयास करता है कि बिजली आपूर्ति को बनाए रखे। और इसी एक कड़ी का एक हिस्सा है कि जब लोड बढ़ता है और गर्मी होती है तो हमारे ट्रांसफार्मर्स गर्म हो जाते हैं, तारें गर्म होती हैं, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, जैसे कि अब 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और हमारा पूरा स्टाफ, इवन की लेडी स्टाफ भी है हमारे पास, सभी मिलकर पूरा भरकस प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरह से यहाँ इंचार्ज हूँ। तो सप्लाई के लिए आजकल हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर है ना, जो आजकल लोड बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से कई बार ये हीट इनकी ज़्यादा चल जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम जो भी है डिपार्टमेंट परमानेंट पंखे चला के रखते हैं, कूलिंग के लिए थोड़ा वाटर का आप देती रही हो। और दिल्ली की तरह ही फरीदाबाद में भी कई इलाकों के लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। संजय कॉलोनी गली नंबर 31 के लोग पिछले 2 महीने से पानी न आने की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बाद से नाराज लोगों ने संजय कॉलोनी चौकी रोड को जाम कर प्रशासन से पानी की मांग की है। एएसआई समय सिंह ने मामले को लेकर के जानकारी भी दी है। मेरा नाम चंचल है, मैं संजय कॉलोनी गली नंबर 31 में आ रही हूँ। हम कई महीनों से पानी की समस्या से परेशान थे। जब हमारा अंत हो गया कि भाई पानी हमें नहीं मिल रहा, हम खरीद कर परेशान हो गए, तो हमने ये जाम लगाया। तो इसमें पुलिस वाले हैं जो हमसे हाथ उठाए उन्होंने, और उनका कहना ये है कि तुम्हें चौकी से काम पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग इनके पास जाते हैं, पुलिस किस लिए खड़ी करी गई है, हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन ये हमें कह रहे हैं कि तुम्हें हमसे काम पड़ेगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा पुलिस वाला जो हम पे उठाए हाथ, ठीक है। अत्याचार। कितने समय से पानी नहीं आया, मेन बात बताओ। 2.5 महीना से पानी नहीं आ रहा भाई जी। 10,000 कमाने वाला 6,000 अगर पानी में गवा देगा तो 4,000 में क्या क्या खर्च कर लेगा। क्या दिक्कतें आ रही है? भाई मार रहे पुलिस वाले पानी और पानी छोड़ा जाता है। धर्मवीर खटाना के पास गए, उसने हाथ कर दिए। 1 साल में 2 साल से परेशान हूँ, निर्मल 2 साल से परेशान हूँ। नगर निगम में किधर पाल गुजर सब ने हाथ उठा दिए, कोई देखने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। और आज हम सब सिर्फ परेशान हो गए 2 महीना से। 10 की नौकरी करने वाले और हम पानी भराते गए, बच्चों को राशन खवाते गए, इलाज कराने। जाम लग रहा है, कितने समय से जाम लग रहा था? 15-20 मिनट हो गए। तो कैसे खुलवाया गया पुलिस की मदद? हाथ उठा के ऑफिस में जाओ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोनू, क्या कुछ हालात है? ग्रामीण काफी नाराज नजर आ रहे हैं, जाम भी लगा दिया उन्होंने, सुना है।
ज्योति, बिल्कुल आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पानी का संकट भी जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका गुस्सा इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि भीषण गर्मी के चलते जो पानी की जो किल्लत है उसका सामना करना पड़ता है। हालांकि जब मौसम से पहले दावे जो प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं वो दावे पूरे न होने पर जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार जो है लोगों का गुस्सा फूटता है। इसी को लेकर आए दिन फरीदाबाद है वो कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, साफ तौर पर कहीं पानी की किल्लत को लेकर तौर पर जाम लगाते हुए नजर आते हैं। लोगों का साफ तौर पर आरोप होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, तो ऐसे समय में जब बारिश आती है तो इससे पहले प्रशासन को उनसे बड़ा दावा किया जाता है कि जो पानी है इस बार जलभराव की स्थिति नहीं होगी, परंतु जब बारिश होती है तो वो जलभराव की स्थिति जो है वो बखूबी वहां पर देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो दावे होते हैं वो पूरी तरीके से फेल होते हैं। तो इसी प्रकार गर्मी के चलते क्योंकि इस बार जो मौसम है गर्मी का वो काफी भीषण है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 47-48 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जो है वो पहुंच रहा है और इसके चलते लोगों को पानी जो है वो कहीं ना कहीं बचाव राहत जो है कहीं ना कहीं पहुंचाता है। और ऐसे में अगर पानी भी न मिले तो ऐसे में लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को लेकर कई बार मंत्री हो या विधायक हो या पार्षद हो, उनसे भी कई बार जो है वो गुहार लगाई जाती है, परंतु दादाजी जिसपे जो है कोई भी नहीं सुनता। तो इसको लेकर जो है वो लोग काफी गुस्से में रहते हैं और इसी को लेकर जो है वो लोग कहीं ना कहीं अपना विरोध जो है वो कहीं ना कहीं जताते हैं। जी जो बिल्कुल मोरू, विरोध तो देखा जा रहा है किस तरीके से गुस्साए हैं ग्रामीण, लेकिन उनका एक बड़ा आरोप है, उन्होंने कहा कि हमने जाम पानी की मांग को लेकर के लगाया, लेकिन पुलिस वाले हम पर ही हाथ उठा रहे हैं और यहाँ तक कि ये धमकी दे रहे हैं कि आपको काम के लिए हमारे पास ही चौकी आना पड़ेगा। तो इन आरोपों पर क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है इन आरोपों के पीछे की? देखिए जो तो बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जाम लगता है तो आम जनता को भी इसका जो है वो सामना करना पड़ता है कई बार, क्योंकि भीषण गर्मी है और ऐसे में अगर जो जाम जनता अपनी समस्या को लेकर लगा दे तो जो रोड पर चलने वाले लोग हैं उनको भी खामखा जो है वो समस्या का सामना करना पड़ता है। इस चीज से कहीं ना कहीं निपटने को लेकर पुलिस भी मौके पर आती है, पुलिस के द्वारा लोगों को समझाया बुझाया जाता है ताकि वो जाम खोल दे और आम जनता को जो है वो जाम का सामना न करना पड़े। परंतु जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों पर जो है कोई भी स्पष्टीकरण देना जो है वो एक तरीके से मुश्किल है, क्योंकि जो है वो लोगों ने ये आरोप लगाए। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसा बताया गया है कि ऐसी कोई बात वहां पर नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश वहां पर की जा रही थी कि ताकि वो जाम को खोल दें और जो वहां से निकलने बढ़ने वाले जो लोग हैं उनको जो है वो राहत मिल सके। परंतु अगर वही बात करें क्योंकि पुलिस प्रशासन का वहां पर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि रोड जाम होने से बहुत सारी समस्याओं का जो है वो कहीं ना कहीं बन जाती है, लोगों को आवागमन में जो है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भीषण गर्मी के चलते जिस तरीके से आप देखेंगे कि रोड के ऊपर अगर दोपहर के समय में थोड़ा सा भी जाम लग जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से जो सूरज है वो आग जलता है, नीचे से जो जमीन है वो पूरी तरीके से तपती है और तेज जो गर्म हवाएं चलती है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को इस समय अपना शिकार बनाती है। लू और हैजा और दस्त जैसे जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं पनप रही है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं इसकी तरह की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सामने आती है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। हालांकि ये आरोप उनके जो ग्रामीण है उनकी तरफ से जरूर लगाया गया है कि पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि उन्हें काम के लिए हमारे पास ही आना पड़ेगा तो तब देखा जाएगा, तो इस तरीके की चीजें हालांकि ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया, परंतु पुलिस प्रशासन की ओर से ये आरोप पूरी तरीके से निराधार बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल मोनू, नजर आप बनाए रखेगा पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।